नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे अपने विषय के बारे में। मैंने बताया था कि जो स्कूल लेक्चरर के राजनीति विज्ञान का जो सिलेबस है उसको 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है और उसमें पहला भाग जो है वो है राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विचारक और राजनीतिक अवधारणाएं। और ये सबसे मुश्किल भाग माना जाता है क्योंकि इसमें समझने की बात ज़्यादा है, याद करने की कम है। तो हम उसी से शुरुआत करेंगे। मैंने इसके पहले जो भाग में जो पहले 2 टॉपिक हैं उसके वीडियोस बना दिए हैं, वो मैं आपको साझा कर लूँगा। या आप वो मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं। मैं वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और विद्यार्थी मेरे से जुड़े हुए हैं उनको मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल दूँगा। उसमें मैंने मूल रूप से राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में बताया था। आज हम अगला अध्याय आरंभ करेंगे। अगला अध्याय है राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण कैसे देखा जाता है। देखिए, हम अभी अध्ययन कर रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। पारंपरिक दृष्टिकोण क्या है, या जिसे हम कहें कि राजनीतिक सिद्धांत को परंपरागत रूप से कैसे देखा जाता है, या और कहें हम कि अगर हम ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी की बात करें परंपरागत, तो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी क्या होती है, परंपरागत रूप से राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। मैं राजनीतिक सिद्धांत के परिभाषा में नहीं जाऊंगा, ये हम पहले देख चुके हैं। एक थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ है राजनीति के बारे में व्यवस्थित ढंग से, तार्किक ढंग से सिद्धांत का निर्माण करना या उसका अध्ययन करना। कि बहुत से पहलू हैं जो मैंने अपने वीडियोस में डाल दिए हैं। तो हम राजनीतिक सिद्धांत की जब बात कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि हम राजनीति के बारे में व्यवस्थित तार्किक ढंग से विवेचना कर रहे हैं। ये 2 प्रकार से की जा सकती है। एक तो जिसे कहा जाता है परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण, एक जिसे कहा जाता है आधुनिक राजनीतिक। को यूँ भी कहा जाता है, जैसा आपका सिलेबस में है, कि परंपरागत परिप्रेक्ष्य क्या है और वर्तमान का आधुनिक परिप्रेक्ष्य क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, अप्रोच क्या है। ये सारे शब्द वैसे अलग अलग हैं और अगर हम सूक्ष्म में जाएं तो इन सब का अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन हम इतने सूक्ष्म में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम इन सबको एक ही तरह से इसकी परिभाषा मानते हुए बात कर रहे हैं। और वो परिभाषा क्या है कि राजनीति सिद्धांत के निर्माण में परंपरागत दृष्टिकोण क्या रहा है। तो आज सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे कि पारंपरिक दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण क्या रहा है। परंपरागत दृष्टिकोण, पहली बात तो समय कौन सा है, यानी कब से कब तक हम परंपरागत दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। क्या आज भी परंपरागत दृष्टिकोण है मौजूद या नहीं है। सामान्यतः किसी भी दृष्टिकोण के बारे में जब बात करते हैं तो 2 तरह से हम उसको देख सकते हैं। एक तो ऐतिहासिक दृष्टि से, यानी इतिहास में उस दृष्टिकोण से राजनीतिक सिद्धांत का विवेचना कैसे हो रही थी। दूसरा ये कि वो जो विवेचना हो रही थी किसी विशेष समय में, उसमें उसकी विशेषताएं क्या थी। अगर वो विशेषताएं हम समझ सकते हैं कि ये 3-4 विशेषताएं थी, तो उन विशेषताओं को हम अगर आज के किसी विचारक में देखते हैं, उसके चिंतन में, तो हम कह सकते हैं कि आज भी वो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत दे रहा है। 2 तरह से हो गया। एक तो ऐतिहासिक रूप से परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत कब आया और कब तक चला, वो तो इतिहास हो गया। अब उस समय जो राजनीतिक सिद्धांत जिसे हम परंपरागत मानते हैं, जो विशेषताएं थी, वो विशेषताएं चाहे आज ऐतिहासिक रूप से परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का समय समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी ऐसे विचारक आपको नजर आ सकते हैं जिन्हें आप परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में मान सकते हैं।
तो दो अलग अलग तरह से समझें, ये क्लियर करें आप कि जब हम पारंपरिक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं तो एक तो है ऐतिहासिक, किस समय में था, और एक उस समय में जो विशेषताएं थी वो क्या थी। ये दोनों अलग अलग भी हो सकती है। सामान्यता एक है क्योंकि जिस समय में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत था उस समय में जो विशेषताएं थी उन्हीं के आधार पर हम उनका विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन वो विशेषताएं आज भी किसी विचारक में हो सकती है, जबकि आज पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत का समय समाप्त हो गया है। आज हम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की बात करते हैं। फिर भी आपको माइनॉरिटी में 2-3 ऐसे विचारक मिल सकते हैं जिनके चिंतन में हमको ये पारंपरिक राजनीतिक दृष्टिकोण की विशेषताएं मिल सकती है। तो ये बात ध्यान रखें, जब हम पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो हम किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या उसकी विशेषताओं की बात कर रहे हैं या उसके इतिहास की बात कर रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए। पहले देखते हैं इतिहास क्या है, कब आरंभ हुआ। तो इसका ऐतिहासिक रूप से हम देखें यानी वो कौन सा समय था जिस समय के राजनीतिक सिद्धांत को हम परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मानते हैं। वो समय है हमारा प्राचीन काल से कब तक है, 20वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। ये तो हो गया समय, देखते रहो बेटा, ये तो हो गया समय। प्राचीन काल यानी जब से राजनीतिक सिद्धांत आरंभ हुआ है तब से लेकर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी 1950 से पहले, 1940 से पहले, जब तक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत आरंभ नहीं हुआ तब तक जो राजनीतिक सिद्धांत हो रहा था उसको हम ऐतिहासिक दृष्टि से पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। अब ये समय बहुत बड़ा है, 2000 वर्षों का लगभग समय है ये। तो 2000 वर्षों में ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का राजनीतिक सिद्धांत रहा हो। तो उस समय में परिवर्तन आता है, समाज में परिवर्तन आता है, राजनीति में परिवर्तन आता है, आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आता है, लोगों के सोच में परिवर्तन आता है। तो ऐसा नहीं है जब हम इसकी बात कर रहे हैं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की तो सभी विचारक इसी प्रकार के सोचते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम इस पूरे समय का एक विशेषता देखना चाहें, एक तरह से इसको परिभाषित करना चाहें तो हम कहेंगे कुछ विशेषताएं हैं जो लगभग कॉमन है अधिकतर विचारकों में। यानी कुछ इसकी जो हम देखेंगे इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो इस 2000 वर्षों में कुछ बातें जो सभी विचारकों में लगभग मिलती है, एक आध कोई एक्सेप्शन हम छोड़ दें, लेकिन सभी में वो बातें मिलती हैं। और ये इस बात की एक्सक्यूज मी, इस बात की पुष्टि करता है कि विचार हवा में पैदा नहीं होते, विचार समाज में पैदा होते हैं। जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियां होती है उसके संदर्भ में ही विचारों का जन्म होता है। तो 2000 वर्षों तक जो चीजें लगभग समान थी, बहुत परिवर्तन तो आए हैं लेकिन बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आए, तो हम कहेंगे कि उस समय का राजनीतिक चिंतन का लगभग विशेषता एक जैसी। तो कौन सी विशेषताएं थी वो, के आधार पर हम कहते हैं कि वह परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है। देखिए विशेषताएं क्या क्या थी। जब हम प्राचीन काल की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यूनानी राजनीतिक। और 20वीं शताब्दी का उत्तर है 1925 से पहले। क्यों कह रहे हैं 1925 में शिकागो यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में चार्ल्स मेरियम जो उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने एक नए प्रकार के राजनीतिक सिद्धांत को जन्म देने का प्रयास किया और उन्होंने पुस्तक लिखी थी न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल, चार्ल्स मेरियम ने, जो 1925। उसके बाद के समय को धीरे धीरे ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी खत्म होती गई और मॉडर्न पॉलिटिकल
हमें तो लगता है ये एक दिन में तो होता नहीं है। तो 1900 इसको लग गए लगभग 25 साल। 25 वर्ष तक ये ट्रांजिशनल फेज रहा। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी खत्म हो रही है और मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी इमर्ज हो रही है, और 1950 के लगभग आते आते वह आधुनिक राजनीतिक का जन्म हो गया। इस समय के विशेषताएं क्या थी इस राजनीतिक चिंतन की, जो प्लेटो से लेकर के 1925 तक एक ही प्रकार का राजनीतिक चिंतन रहा, सिद्धांत रहा। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि सारे विचारक अलग अलग प्रकार के, जब हम पढ़ेंगे विचारक तो हम देखेंगे सब अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन कुछ बातें उन सबको कॉमन है जो उनको ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियोरिस्ट बनाती है। वो बातें मैं बता रहा हूँ। यानी प्लेटो में और अरस्तु में और होब्स में और लॉक में और मार्क्स में, इन सब में अलग अलग बातें हैं जो हम पढ़ेंगे, लेकिन इन सब में कुछ कॉमन बात है। इसके आधार पर इन सबको एक ही समूह में हम रखते हैं कि ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरिस्ट थे। इनमें से कुछ में मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी की झलक आने लगी थी, लेकिन परंपरागत रूप से वो राजनीतिक सिद्धांत को एक ही तरह से सोचते थे। उसके जो समस्याएं वो देख रहे थे, उसके समाधान वो अलग अलग प्रकार के कर रहे थे। जैसे मैकियावेली अलग तरह से समाधान देता है, और अरस्तु अलग तरह से समाधान देता है, और मार्क्स बिल्कुल अलग तरह से समाधान देता है समस्याओं का, लेकिन समस्याएं सबके सामने एक ही जैसी थी। देख एक ही तरह से रहे थे, समाधान अलग अलग दे रहे थे, इसलिए वो अलग अलग विशेषताएं हैं उनकी। तो विशेषताएं क्या है इसकी? पहली विशेषता जो कॉमन है सबकी, वो है, ये है राज्य केंद्रित। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत राज्य केंद्रित सिद्धांत होता है। राज्य केंद्रित सिद्धांत का अर्थ क्या है कि पॉलिटिकल थिंकिंग राज्य के चारों तरफ घूमती है। यानी आप प्लेटो को पढ़ें चाहे कार्ल मार्क्स को पढ़ें, ये सभी राजनीतिक सिद्धांत में राज्य के ऊपर अपने विचार दे रहे हैं कि राज्य क्या है, राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य का जन्म कैसे हुआ है, राज्य की आवश्यकता क्या है, राज्य के कार्य क्या है, राज्य को समाप्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मजबूत बनाना चाहिए। यानी सारे विचारक राज्य पर बात कर रहे हैं। राज्य किस पर आधारित होना चाहिए? रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा पर आधारित होना चाहिए। हॉब्स कहता है कि सब अपनी शक्तियां दे दो तब राज्य बनेगा। प्लेटो कहता है कि राज्य नैतिकता न्याय पर आधारित होना चाहिए। तो बातें सब क्या कर रहे हैं? राज्य के बारे में, अलग बात नहीं कर रहे हैं, सब बातें राज्य के बारे में कर रहे हैं। अब वो कह अलग अलग तरह से रह रहे हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य का उद्देश्य क्या है, राज्य व्यक्ति में संबंध क्या होते हैं, राज्य को कार्य क्या होते हैं, राज्य को मजबूत करना चाहिए, कमजोर करना चाहिए, वगैरह। तो ये 2500 वर्षों तक राजनीतिक सिद्धांत मूलतः राज्य पर केंद्रित। इसलिए अगर आप आज भी कोई विचारक देखें जो सिर्फ स्टेट की बात कर रहा हो, तो आप कह सकते हैं इसमें एक बहुत बड़ी विशेषता ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी। गॉट माय पॉइंट? ये ऐतिहासिक रूप से तो इस समय हो रही थी, और ये एक विशेषता है, राज्य पर केंद्रित है। लेकिन आज भी अगर कोई बात करे 20वीं शताब्दी में, तो हम तो स्टेट की बात करेंगे, तो हम कहेंगे ये मूल रूप से ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी का, कोई लिबरल थियरी ऑफ द स्टेट। मैंने खुद ने एक पुस्तक लिखी है, लिबरल थियरी ऑफ स्टेट है मेरी किताब। तो उसका मतलब क्या हुआ कि मैं उस सेंस में ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी की बात कर रहा हूँ। राज्य के को मैं बता रहा हूँ, नहीं ऐसा उदारवादी राज्य होना चाहिए, और उसका आधार न्याय के आधार पर अहिंसा होनी चाहिए, जो भी है, मैंने आर्ग्यूमेंट किया अपनी पुस्तक में। तो वो मैं भी उस सेंस में, उस अर्थ में राज्य केंद्रित वाच करने पर ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी। मैं तो कोई बड़ा थियरिस्ट नहीं हूँ, लेकिन बहुत से लोग हैं। तो पहली बात मैं ध्यान दिलाने की बात कर रहा हूँ बार बार आपको, कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत राज्य केंद्रित सिद्धांत होता है, राज्य पर वो सिद्धांत केंद्रित होता है। ठीक है? एक मिनट। तो पहली बात,
पारंपरिक दृष्टिकोण से राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करने की कि वह राज्य पर केंद्रित होता है। ठीक है। दूसरी बात, राज्य पर तो केंद्रित होता है, लेकिन वो राज्य के किस तरह से देखता है ये बताता है कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरिस्ट है। कि राज्य को कैसे देखता है, राज्य को देखने का नजरिया उसका संस्थागत है, दार्शनिक है या कानूनी है। राज्य का अध्ययन करते समय वह राज्य को कैसे देखता है। पहली बात तो यह है कि राज्य के केंद्र क्यों मानता है ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी। इसलिए मानता है कि राजनीति को परिभाषित ही राज्य के रूप में किया गया था। देखा राजनीति को कैसे परिभाषित करते परंपरागत रूप से, जो जोएल गार्नर ने बताया था 1900, क्या बताया था, पॉलिटिक्स बिगिंस एंड एंड्स विद, राजनीति राज्य से आरंभ होती है और राज्य पर समाप्त होती है। तो चूंकि राज्य राजनीति का एकमात्र केंद्र है और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ है राजनीति के बारे में सिद्धांत का निर्माण करना, इसलिए परंपरागत रूप से राज्य के ऊपर केंद्रित माना। राजनीति राज्य में परिभाषित हो रही थी, राज्य की गतिविधियों को ही राजनीति माना जा रहा था, जैसा गार्नर ने कहा बाद में 1910 में। लेकिन वो राज्य जो है वो देखेंगे कैसे। तो राज्य को अगर आप संस्थागत तरीके से देख रहे हैं, दार्शनिक तरीके से देख रहे हैं, कानूनी तरीके से, तो आप राज्य का अध्ययन परंपरागत दृष्टि से कर रहे हैं, इसलिए आपका सिद्धांत परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। इनका क्या अर्थ है, संस्थागत तरीके का क्या अर्थ है कि राज्य का क्या मतलब है। जानते हैं राज्य को परिभाषित करते हैं, 4 अंग होते हैं राज्य के। राज्य में जनसंख्या होती है, राज्य में सरकार होती है, राज्य में भूभाग होता है और राज्य में संप्रभुता होती है। तो संस्थाएं क्या हुई, सरकार, और क्या हुआ, जो विशेषताएं विशिष्ट है। तो अगर आप राज्य की सरकार का अध्ययन कर रहे हैं, ये राज्य का अध्ययन सरकार के माध्यम से कर रहे हैं, सरकार कैसे काम कर रही है, सरकार चुनी कैसे जाती है, सरकार का आधार क्या है, सरकार कितनी तरह की होती है, सरकार के उद्देश्य क्या है, सरकार के काम क्या है। तो आप राज्य को सरकार के रूप में देख रहे हो, संस्था के रूप में देख रहे हो, तो आप परंपरागत दृष्टिकोण बना रहे हो। इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, राज्य को विभाजित करते हैं कि राज्य प्रजातांत्रिक है या तानाशाही का है, राज्य में चुने जाते हैं या नहीं चुने जाते हैं, सरकार वो एकाकी है या संघीय है, सरकार जो है वो यूनिटरी है या फेडरल है, सरकार जो है वो संसदात्मक है या अध्यक्षात्मक प्रणाली है। तो जितनी प्रणालियां होती है वो सब सरकार की होती है रूप में। तो उनका अगर अध्ययन कर रहे हो आप, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, राज्य का, तो आप इसका मतलब ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी कर रहे हो। अगर आप यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो, इसका अर्थ है कि आप ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी का काम कर रहे हो। तो राज्य के संस्थागत स्वरूप, दूसरा राज्य का कानूनी स्वरूप, यानी आप संस्थागत स्वरूप का काम करने पर सबसे पहले क्या देखते हैं, भाई संविधान में क्या शक्तियां दी गई है सरकार को, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, जो आपकी कार्यपालिका है और जो आपका व्यवस्थापिका है या न्यायपालिका है, उसको संविधान के द्वारा क्या शक्तियां दी गई है, संगठन वो कैसे संगठित कैसे होती है, उसकी सीमाएं क्या है, वो कैसे वर्क करती, काम क्या है उसके, वो कैसे उत्पन्न होती है, ये सब बातें संविधान में लिखी होती है। चाहे लिखित हो संविधान या अलिखित हो, अलिखित भी हो सकता है परंपराओं से। तो अगर उनका अध्ययन के माध्यम से आप सरकार को समझ रहे हो, तो आप परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण अपना रहे हो।
कानून के माध्यम से, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, इसके माध्यम से अगर आप इस सरकार को या संस्था को, राज्य को समझ रहे हो, तो आप परंपरागत रूप से राजनीति का अध्ययन कर, या आप दार्शनिक कर रहे हो। दार्शनिक अर्थ क्या है कि दार्शनिकता में दो बात होती है। एक तो एब्स्ट्रैक्शन होता है, अमूर्तता, कि भाई प्रजातंत्र का अध्ययन कर रहे हो तो कभी प्रजातंत्र की परिभाषा क्या है इस पर बहस, प्रजातंत्र कैसा होना चाहिए, अच्छा प्रजातंत्र क्या होता है इस पर बहस कर रहे हो। ये जो सरकार है हमारी, इस सरकार को और अच्छी प्रजातांत्रिक कैसे बनाई जाए, उसकी क्या प्रोविजंस होने चाहिए, इस पर बहस कर रहे हो, सिद्धांत बना रहे हो। तो आप दार्शनिक तरीके से राज्य के एक स्वरूप प्रजातंत्र का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? परंपरागत दृष्टिकोण को अपना रहे हैं। पारंपरिक या परंपरागत दृष्टिकोण। तो परंपरागत दृष्टिकोण अपनाने पर राज्य को संस्थागत स्वरूप देखते हैं, या राज्य का उस संस्थाओं का कानूनी स्वरूप देखते हैं, या उसका दार्शनिक स्वरूप देखते हैं, उसका सबसे अच्छा स्वरूप क्या हो उसके बारे में विचार। जैसे प्लेटो है, तो प्लेटो ने ये विचार नहीं किया कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशरी क्या, उसने कहा राज्य अच्छा कैसे होता है, राज्य पर विचार करा, राज्य अच्छा कैसे होता है इस पर विचार किया, तो वो परंपरागत राजनीति। और उसने विचार किया भाई जो राज्य हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा होगा वर्किंग में, परंपरागत दृष्टिकोण हो गया। हॉब्स ने कहा कि भाई राज्य का निर्माण ही ऐसे होगा जब व्यक्तियों के पास शक्ति नहीं होगी, वो शक्तिहीन हो जाएंगे तभी राज्य चलेगा, अन्यथा नहीं चल सकता। ये भी दार्शनिक दृष्टिकोण है आपका। या राज्य जो है वो सामूहिक इच्छा पर ही आधारित होगा, सामान्य इच्छा पर ही, तभी चल सकेगा, सही अच्छा राज्य होगा। ये राजनीतिक लोग कहता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है कि राज्य वो हो जो सीमित होना चाहिए, सरकार जनता के नियंत्रण में रहना चाहिए, वो भी दार्शनिक दृष्टिकोण है आपका। राज्य कैसे, तो ये जितने भी विचारक हुए हैं परंपरागत रूप से, ये सब राज्य को दार्शनिक तरीके से देखते हैं, कानूनी तरीके से देखते हैं, या संस्था। एक और विशेषता होती है इसकी, तीसरी विशेषता, तो तीसरी विशेषता यह है कि ये सिद्धांत, पारंपरिक या परंपरागत सिद्धांत, सामान्यतः नैतिक एवं मूल्य आधारित होते हैं। नैतिक क्या होता है और मूल्य क्या होता है? पहले दर्शन में नैतिकता का अर्थ होता है और मूल्य का अर्थ है सही और गलत में भेद करना, और सही को कैसे प्राप्त किया जाए इसका तरीका बताना। नैतिकता का अर्थ यह है कि जो सही और गलत में अंतर करे। पहली बात तो नैतिक और अनैतिक, तो नैतिक वो है जो कि सही है, और अनैतिक वो है जो सही नहीं है। अब ये सही और गलत में अंतर कैसे किया जाए? सही और गलत में अंतर करने के लिए आपके पास एक मापदंड होना चाहिए, उस पर बहस है नैतिक दार्शनिकों में कि मापदंड क्या हो। कई मानते हैं कि वो धर्म पर आधारित है, कि धार्मिक ग्रंथों में जो कहा गया है वो नैतिकता है। कई मानते हैं कि नैतिकता का धर्म से कोई संबंध नहीं है, नैतिकता धर्म के बिना भी हो सकती है। बहुत से विचारक ऐसे हैं जो कहते हैं नैतिकता सही और गलत में अंतर करती है, तो धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की क्या जरूरत है, तो व्यवहार से हमें मालूम पड़ जाता सही व्यवहार क्या, गलत व्यवहार क्या है। जैसे आप दूसरों के साथ ऐसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ व्यवहार करें, तो इसके लिए धर्म ग्रंथ पढ़ने की क्या जरूरत है? ये तो हमको अपने व्यवहार में मालूम पड़ जाता है। तो कई दार्शनिक हैं वो कहते हैं कि धर्म ग्रंथों की जरूरत नहीं है नैतिकता के लिए। कई मानते हैं कि नहीं ये सब धर्म ग्रंथों में है, क्योंकि धर्म ग्रंथों में नहीं होगा तो वो आदमी इसको स्वीकार ही नहीं करेगा। वो स्वीकार करे कर भाई तुमने अगर ये ऐसा नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे धर्म ग्रंथों में, तो आप वो बात बोलोगे सच बोलना चाहिए वरना भगवान नाराज हो जाएंगे, हमारे ग्रंथ में लिखा है झूठ बोलना पाप है। तो पाप और पुण्य की बात नैतिकता में जोड़ दी जाती है। अनैतिक वो है जो पाप कर्म है, वो तो अनैतिक है, और जो अच्छे काम है वो पुण्य कर रहे हो वो नैतिक है। वो कैसे तय होंगे? वो तय होंगे धार्मिक ग्रंथों से।
नैतिकता क्या आप देखते ही हैं। अभी अभी दुर्गाष्टमी गई है, आप जानते हैं बहुत से मांसाहारी होते हैं, लेकिन दुर्गाष्टमी में आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं हम तो मांस नहीं खाते 9 दिन, नवरात्र पूजन करते हैं। कोई क्यों नहीं खाते हो कि नहीं हम ईश्वर की वंदना करते हैं, इस समय हमको मांस नहीं खाना चाहिए। जब तुम 9 दिन नहीं खाते हो तो बाकी दिन क्यों खाते हो? बाकी दिन ही मत खाओ। अजीब है। लेकिन क्या है कि वो उसको नैतिकता से जोड़ते, किससे? धर्म ग्रंथ से। नहीं ये तो गलत काम हो जाएगा, अनैतिक हो जाएगा, भगवान की पूजा कर रहे हैं मांस कैसे खाएं, ये अनैतिक हो जाएगा। तो नैतिकता का अर्थ है सही और गलत में अंतर करना। और सही कैसे हो, सही करने के क्या क्या तरीके हैं, उसको प्रोपोगेट करना, उसको बताना कि भाई सही कर, ये तो सही है, तो ये सही कैसे करें, ये भी बताना। ऐसे ही मूल्य होते हैं। मूल्य क्या होते हैं? वो व्यक्ति के होते हैं, समाज के होते हैं, समूह के होते हैं। मूल्य वो होते हैं जो अपनी तरह से ये बताते हैं कि उनके लिए सही और गलत क्या है। देखिए, मूल्य हमेशा नैतिक हो, ये जरूरी नहीं है। सामान्यतः हम कंफ्यूजन करते हैं कि मूल्य का अर्थ है जो नैतिक मूल्य एक अलग होते हैं। नैतिकता का अर्थ है सही गलत में अंतर करना। मूल्य का अर्थ सही गलत में अंतर करना नहीं है। मूल्य का अर्थ है कि आदमी क्या करता है, प्रेफरेंस करना, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। मैं ये करना चाहता हूँ या ये करना चाहता हूँ, उसमें सही गलत को डिस्कस नहीं करता। वो अपने जैसे कह सकते हैं यूजेबिलिटी, या जैसे कह सकते हैं हम कि वह ये देखता है कि कौन सा काम उसके लिए हितकर है, ये इंटरेस्ट में, वो उसका मूल्य है। चोरी करना अनैतिक है, लेकिन कई व्यक्तियों के लिए चोरी करना एक मूल्य है। वो कहते हैं सब चोरी नहीं करेंगे तो पेट कैसे भरेगा। वो नैतिक अनैतिकता में नहीं फंसते। वो कहते हैं सब चोरी करना हमारा धर्म है, रिश्वत लेना अनैतिक है, लेकिन रिश्वत लेते हैं लोग क्योंकि उनका मूल्य है। तो मूल्य का अर्थ यह है कि जो प्रेफरेंस है आपकी, जो आप करते हो, वो आपका मूल्य है। सामान्यतः मूल्य नैतिक होते हैं, क्योंकि समाज में जो समाज के मूल्य हैं वो नैतिक मूल्य हैं, बड़े। कोई भी नहीं कहता बड़े स्तर पर हत्या करना सही है। अभी देखिए आप 2-3 हत्याएं हुई, तो कोई उसको जस्टिफाई नहीं करेगा, कारण कुछ भी रहे हो, लेकिन हत्या को कोई जस्टिफाई, लार्जर स्केल पर जस्टिफाई नहीं होता। आप किसी आदमी को मार देते हो तो ये लार्जर स्केल पर सही नहीं माना जाता, चाहे कितना ही नैतिक आर्ग्यूमेंट हो आपको। ये नैतिक मूल्य है किसका? समाज का, किसी भी समाज का। विशेष परिस्थितियों में हत्या होती है, युद्ध भी होते हैं, मारते भी हैं, फांसी भी देते हैं, लेकिन वो विशेष परिस्थितियां होती है। सामान्य परिस्थितियों में हम मानते हैं कि हत्या करना एक गलत मूल्य है, अनैतिक है। तो समाज के मूल्य तो नैतिक होते हैं। सच बोलना चाहिए, रिश्वत नहीं खानी चाहिए। आप देखते हो समाज तो पुरस्कार कर देता है उनको, एक्सीलेंट होना चाहिए, आपको समाज में के लिए कुछ करना चाहिए तो आपको भारत रत्न मिलेगा, पद्म विभूषण मिलेगा। ये मिलते क्यों है? मिलते हैं आपको, आपने समाज को कुछ दिया। तो नैतिक मूल्य तो यही हुआ ना समाज का, वही आप समाज को कुछ दोगे तो समाज आपको रिकॉग्नाइज करेगा। तो समाज के स्तर पर तो मूल्य नैतिक होते हैं, लेकिन व्यक्ति के स्तर पर, समूह के स्तर पर, संस्थाओं के स्तर पर मूल्य नैतिक हो जरूरी नहीं। और इसमें तो आप देख सकते हैं कि जो मैकियावेली विचारक था, उसने तो ये कहा था कि राजनीति के मूल्य सही गलत में अंतर करना जो सामान्य नैतिकता है उससे अलग होता है। राजनीति का मूल्य यह है, राजा का मूल्य क्या होना चाहिए? राजा का एक ही मूल्य होना चाहिए, उसके लिए सही क्या है? जो राज्य की शक्ति में वृद्धि करे, वो सारी बातें सही हैं। चाहे झूठ बोलने से करे, चाहे सच बोलने से करे, चाहे अहिंसक रहने से करे, चाहे हिंसक रहने से करे, अगर उसके एक्शन से राज्य में शक्ति में वृद्धि हो रही है तो वो मूल्य सही। ये किसका कहना है? मैकियावेली का। तो मूल्य नैतिक हो ये जरूरी नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। चाहे राज्य के हो, चाहे समूह के हो, चाहे व्यक्ति के हो, लेकिन नैतिक वो हैं जो कॉमन होते हैं, जो सामान्य है, तो सब लोग स्वीकार करते हैं, चाहे धर्म ग्रंथों में लिखा हो चाहे न लिखा हो। और सबसे बड़ा नैतिक सिद्धांत क्या है? जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप चाहते हो कि दूसरे आपके साथ व्यवहार करें। ये हॉब्स ने भी कहा है, जो मॉरल लॉ, जो नेचुरल लॉज है, ये नेचुरल लॉ है, प्राकृतिक नियम है ये। इसको सब लोग जानते हैं, इसका पालन करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि उनमें कमजोरियां होती है। वो करते क्या है कि वो चाहते हैं दूसरों से तो हम दुर्व्यवहार करें,
और दूसरे हमसे सद्व्यवहार करें। तो मनुष्य में कमजोरी है और ये कमजोरी उसकी इनहेरेंट है, इसलिए इसको दबाया तभी जा सकता है जब राज्य के पास शक्ति हो। अगर आप दुर्व्यवहार किया तो आपको दंड मिलेगा, तब वो दुर्व्यवहार नहीं करेगा, समझाने से नहीं मानेगा वो। कोई भय होना चाहिए कि अगर आपने दुर्व्यवहार किया किसी से तो आपको दंड मिलेगा, तो इसलिए राज्य की आवश्यकता है, ये हॉब्स का कहना है। खैर, तो हम परंपरागत दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, उसमें पहला है राज्य केंद्रित, दूसरा है राज्य केंद्रित हो लेकिन राज्य के संस्थागत दार्शनिक कानूनी पक्ष को देखा जाता है, तीसरा है नैतिक एवं मूल्यों पर आधारित होता है, और चौथा है आदर्शात्मक। चौथी विशेषता है, यूटोपियन भी कहते हैं, आइडियलिस्ट भी कह सकते हो, आदर्शात्मक होता है। आदर्शात्मक का क्या मतलब कि हर राजनीतिक विचारक जो राजनीतिक परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत देता है, वो ये कोशिश करता है कि वो एक आदर्श समाज का चित्रण भी प्रस्तुत करे, चाहे वो यथार्थ की राजनीति का अध्ययन कर रहा है, लेकिन वो ये कोशिश करता है बताने कि वही आदर्श राज्य ऐसा होगा। जैसे मार्क्स है, तो कार्ल मार्क्स ने कहा भी आदर्श राज्य होगा साम्यवाद का राज्य, या साम्यवादी व्यवस्था जिसमें राज्य होगा ही नहीं, जो राज्य विहीन होगा, जो वर्ग विहीन होगा, जो शोषण विहीन होगा, ये एक आदर्श है। वो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरिस्ट क्यों माना जाता है कि उसने एक ऐसा आदर्श दिया। उसी प्रकार से प्लेटो है, वो कहता है आदर्श राज्य वो है जो न्याय पर आधारित हो। हॉब्स कहता है आदर्श राज्य कौन सा है, जो सर्वशक्तिशाली हो, सॉवरन हो, जो वही आदर्श राज्य है। लॉक कहता है आदर्श राज्य वो है जो सीमित हो, इस पर नियंत्रण रखा जा सके। तो सब अलग अलग प्रकार से आदर्श राज्यों को बताते हैं। बेंथम कहता है कि आदर्श राज्य वो है जो अधिकतम व्यक्ति को अधिकतम सुख दे। यानी जितने भी विचारक हैं जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी में आते हैं 2000 वर्षों में, वो सब किसी न किसी रूप में आदर्शात्मक बात करते हैं, और सब सहमत हो ये जरूरी नहीं है। और अगर सब सहमत हो तो फिर वो विचारक कैसे हुए? विचारक तो वो जो अपनी अलग बात कहे, वो विचारक है। अपने चिंतन में वो एक आदर्शात्मक बात करते हैं कि ये आदर्श होना चाहिए। ये विशेषता किसकी है? ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी की। और इसीलिए जॉन रॉल्स को भी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरिस्ट माना जाता है कुछ हद तक, या उसको कहा जाता है उसने नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी, जैसे नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी उसको रिवाइव किया। कैसे? एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था बताइए, थियरी ऑफ जस्टिस। एक आदर्श राज्य वो होगा जो इस न्याय के सिद्धांत पर आधारित होगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके विशेषताएं। क्लियर अभी तक? परंपरागत दृष्टिकोण क्या है, इतिहास में यहाँ से यहाँ तक था। इनमें इतिहास में जो ये लोग थे उन सब में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? ये थी। अब ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आज भी है किसी की, क्या कहेंगे हम? वो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी। चलते इसके आगे। इस विशेषताओं के बाद में हम आते हैं कि इसकी पद्धति क्या थी, ये कैसे इन विशेषताओं को व्यक्त करते थे। पद्धति, मेथोडोलॉजी की दो पद्धति मानी जाती है, या एक ही, दोनों एक जैसी है। एक तो है दार्शनिक और एक है निगमनात्मक। दो तीन एक्सेप्शन भी हैं, लेकिन सामान्यतः ये है दार्शनिक पद्धति जो सबकी है। फिलोसॉफिकल का क्या अर्थ होता है कि जो यथार्थ को अमूर्त बनाकर सिद्धांत प्रस्तुत करे, वो दार्शनिक पद्धति हो। मूर्त को अमूर्त बनाना, मूर्त को अमूर्त की अवधारणाओं में व्यक्त करना। अवधारणाएं अपने आप में अमूर्त होती है, अवधारणाओं में व्यक्त करना मूर्त को अमूर्त में, वो दार्शनिक पद्धति। राइट मतलब दार्शनिक पद्धति में अमूर्तता का होता है।
निगमनात्मक पद्धति क्या होती है, जो कि प्लेटो की पद्धति थी, डिडक्टिव मेथड, जिसमें सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलते हैं, यानी कुछ सामान्य सिद्धांतों को स्वीकार किया जाता है और फिर उसके आधार पर एक विशिष्ट नियम या विशिष्ट सिद्धांत बनाए। जैसे जॉन रॉल्स का उदाहरण ले, उसने सामान्य सिद्धांत ये माना कि भाई समाज में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा न्याय की होती है। अब इसको कोई प्रैक्टिकल उसने एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं, उसने मान लिया। जैसे प्लेटो ने माना था कि भाई समाज में न्याय होने पर ही सब कुछ सही होगा, अब इसको सिद्ध करने के लिए उसने बहुत से सिद्धांत बनाए। तो ऐसे ही जस्टिस माना रॉल्स ने कि जस्टिस जो है वो फर्स्ट प्राइमरी वर्च्यू है समाज का, तो उसको वो कैसे जस्टिस होता है, क्या होता है, कैसे प्राप्त करें, उसके बारे में पूरी किताब लिखी। वो क्या, दैट इज ए निगमनात्मक पद्धति, डिडक्टिव, कि आपने एक सिद्धांत का निर्माण किया, उस सिद्धांत के आधार पर आप दूसरे छोटे सिद्धांत बना रहे हो। ठीक है, ये आपकी पद्धति हो गई। अब आइए कि ये जो आपने परंपरागत दृष्टिकोण है आपका, का योगदान क्या है पॉलिटिकल थियरी। इसका योगदान ये है, पहली बात, कि राजनीति को एक विशिष्ट गतिविधि के रूप में स्वीकृति। पॉलिटिकल थियरी तब आरंभ होती है जब पॉलिटिक्स को एक स्पेसिफिक एक्टिविटी माना जाता है, यानी एक विशिष्ट ऐसी गतिविधि है, ऐसी संस्था है, या ऐसा कुछ अलग फिनोमिनन है, प्रघटना है, जिसके ऊपर सिद्धांत बनाने की आवश्यकता है, जिसको गहनता से अध्ययन करने की जरूरत है। और अरस्तु ने तो कहा ही था कि पॉलिटिकल साइंस इज ए मास्टर साइंस, राजनीति मास्टर साइंस है, सारी चीजें आ जाती है, क्योंकि मनुष्य के व्यवहार का सिद्धांत है मूलतः। समय में व्यक्ति के समाज में जो काम करता है उन सबको राजनीति माना जाता था, सारे कार्यों को। इसलिए उसने कहा इसको जानना, व्यवहार को, मनुष्य के व्यवहार को जानना है, और मनुष्य का व्यवहार मनुष्य के चिंतन पर आधारित होता है, परिस्थितियों पर आधारित होता है, तो उनको भी जानना इसमें शामिल है। इसलिए इट इज ए मास्टर साइंस। राजनीति एक मास्टर गतिविधि, इसलिए मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल। व्यक्ति राजनीतिक प्राणी है। राजनीतिक प्राणी का अर्थ है कि वो समाज में रहता है, समाज से अलग नहीं रह सकता मनुष्य, ये उसकी प्रकृति है, समूह में रहने की उसकी प्रकृति है। और समूह में कैसे रहा जाए इसको जानना ही राजनीति है, जो रहता है वही राजनीति है। तो राजनीति को एक विशिष्ट गतिविधि के रूप में रिकॉग्नाइज करना, स्वीकार करना, ये मैंने बताया इस राजनीतिक सिद्धांत करता हूँ। ये उनका सबसे बड़ा योगदान है कि पॉलिटिक्स को एक अलग फिनोमिनन के रूप में देखना, यह राजनीति एक अलग प्रघटना है, इसका अध्ययन करना है। दूसरी बात, अध्ययन कैसे करना है, तो राजनीति के अध्ययन का व्यवस्थात्मक राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन, ऐसे अध्ययन नहीं करना है, देख लिया वो तो थॉट है, आइडियाज है। थियरी की जब हम बात कर रहे हैं तो सिद्धांत में व्यवस्थात्मक अध्ययन होता है, सिस्टमेटिक, लॉजिकल। सिस्टमेटिक अर्थ है लॉजिकल, तार्किक ढंग से विवेक का प्रयोग करके, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप दूसरे स्टेप से जुड़ा रहे, कौन सा किसके बाद में आएगा इसको बताया जाए। ये व्यवस्थात्मक अध्ययन के दो बड़े योगदान हम कह सकते हैं कि राजनीति के परंपरागत सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? अब अंत में हम देखेंगे इसके कि इस सीमाएं क्या हैं।
की सीमाएं ये है, पहला यह है अत्यधिक यह बहुत ज़्यादा आदर्शवादी है। इससे क्या नुकसान होता है कि इसका व्यवहार में कोई यूज नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है। आपने कह दिया भाई, प्लेटो ने कह दिया कि एक आदर्श राज्य ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, चलो ठीक है, सुन लिया, अब क्या करें? तो यथार्थ के राज्य उनको कैसे सुधारें? तो हमको ऐसा लगता है साधारण व्यक्ति के लिए, या जो राजनीति के जो नीति निर्माता हैं उनको इसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं हो पाता है आदर्शवादी होने का। कि मानते हैं सब, कहाँ भी आदर्शवाद, अच्छा राज्य ऐसा होना चाहिए जिसमें सब लोग सुखी रहें, कोई असमानता नहीं हो, सबको स्वतंत्रता हो, हर व्यक्ति अपनी इच्छा से जो काम करना चाहे उसको कर सके, सबको पूर्ण रूप से रिकॉग्निशन मिले। ये सब बातें अच्छी बातें हैं जिसको हम सब स्वीकार करते हैं, लेकिन ये प्राप्त कैसे करें, आए कैसे, ये नहीं बताते। ये सिर्फ आपको आदर्श बताते हैं कि आदर्श क्या होना चाहिए। उसमें भी सब में विवाद है। मार्क्स का आदर्श अलग है, और प्लेटो का अलग है, और रूसो का अलग है, और बेंथम का अलग है। इन सब के आदर्श भी अलग अलग है। तो आज आम आदमी या नीति निर्माता कहता है भाई कौन से आदर्श को सही माने, ये भी क्लियर नहीं है। तो एक आदर्श नहीं है, बहुत से आदर्श हैं। बहुत से आदर्श किस लिए हैं? क्योंकि वो कहते हैं जो आदर्श है वो तो ये है कि सब मनुष्य अच्छे सुखी रहे। अब वो सुखी कैसे रहे, इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बहुत सारे तरीके हैं, सबके अलग अलग तरीके हैं। तो इसलिए इसकी यथार्थ में उपयोगिता बहुत सीमित है। सिर्फ आदर्श को याद करते रहें, इसके लिए तो ये जरूरी है और महत्वपूर्ण है, लेकिन उन आदर्श को हम प्राप्त कैसे करें इसके बारे में इनका योगदान शून्य। ये एक और ये सबसे बड़ी इनकी सीमा मानी जाती है। दूसरी सीमा मानी जाती है कि यह राज्य तक सीमित है। हमने जो इसकी विशेषता कही थी वो विशेषता ही इनकी सीमा है। तो यह राज्य तक सीमित है केवल, यानी पॉलिटिक्स बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, जो कहा था गार्नर ने। लेकिन अब 20वीं शताब्दी में क्या हो गया है कि राजनीति राज्य से बाहर आ गई है। राज्य में तो है, लेकिन उसका केंद्र राज्य में न रह के उससे बाहर हो गया। किस में हो गया है? राजनीतिक दलों में हो गया है, पब्लिक ओपिनियन में हो गया है, प्रेशर ग्रुप्स में हो गया है, मीडिया में हो गया है, जो आंदोलन होते हैं उनमें हो गया है। तो राजनीति बहुत सी जगह आ गई है, और उन सबको इसमें अध्ययन नहीं किया जाता है। न तो पॉलिटिकल पार्टीज का अध्ययन किया जाता है, न पब्लिक ओपिनियन का किया जाता है, न नए जो सामाजिक आंदोलन है उनका अध्ययन किया जाता है। किसी का जब अध्ययन, जो कि वास्तविक राजनीति जहाँ पर घटित हो रही है, उसका जब अध्ययन ही आप नहीं कर रहे हो, तो फिर आप राजनीति के बारे में सिद्धांत क्या बना रहे हो? तो ये सीमा इनकी क्या है बहुत बड़ी, कि राज्य तक सीमित होने के कारण से राजनीति की परिभाषा भी सीमित है इनकी। तो राजनीति राज्य के से चलती बनती है। तो ये राजनीतिक सिद्धांत जो बना रहे हैं वो उस राजनीति का सिद्धांत बना रहे हैं जिसकी परिभाषा सीमित है, जो आज लागू ही नहीं हो रही है। वो परिभाषा आज है ही नहीं, लेकिन हम इसी राजनीतिक सिद्धांत को देख रहे हैं। तो ये राजनीतिक सिद्धांत इस अर्थ में बहुत सीमित है कि यथार्थ की, वर्तमान की राजनीति को इससे नहीं समझा जा सकता, क्योंकि राजनीति की परिभाषा ही गलत मान। दूसरी अंतिम है, वो है वस्तुनिष्ठता का अभाव। वस्तुनिष्ठता का अभाव का मतलब ये है, चूंकि इनकी मेथोडोलॉजी जो है वो दार्शनिक है, तो सब्जेक्टिव है। यानी मैं कैसे सोचता हूं उससे मैंने एक चित्रण किया कि आदर्श राज्य ऐसा होना चाहिए। दूसरे लोग इससे समर्थन करें इसको जरूरी नहीं है। वस्तुनिष्ठता आती है वैज्ञानिकता से। विज्ञान जो होता है वो वस्तुनिष्ठ होता है, यानी जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, आप जानते हैं, उसमें जो वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा है वो चाहे उससे सहमत हो या नहीं हो, उससे विज्ञान का प्रयोग प्रभावित नहीं होता। वो तो कहता है भाई ये तो वैज्ञानिक तरीका है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, हालांकि मैं मानता हूँ ऐसा नहीं होगा, लेकिन हो जाए तो ठीक है, तो स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है।
ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी मूल्यों पर आधारित होता है, तो आपके मूल्य क्या सही गलत क्या है ये पहले से आप तय कर रखा है। अब उस तय करने के आधार पर आप राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करते हैं। तो ये वस्तुनिष्ठ नहीं है, ये बायस है, ये किसी प्रति पक्षपातपूर्ण विचार दे रहे हैं। वो हो सकता है सही हो, हम ये नहीं कह रहे सही है गलत है, लेकिन वो पक्षपातपूर्ण है। उनकी कुछ मान्यताएं हैं विचारकों की, उन विचारकों की मान्यताओं को भी राजनीतिक सिद्धांतों में परिणित करते हैं और एक राजनीतिक सिद्धांत देते हैं जो कि वस्तुनिष्ठ नहीं है। ये हुआ आपका तीसरी का कि ये वस्तुनिष्ठता का अभाव है। चलिए आज इतना करते हैं। एक टॉपिक है ये, उसका आधा पार्ट ही किया हमने, वो है पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत या परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का जो परिप्रेक्ष्य है वो क्या होता है। क्लियर? कोई सवाल हो तो आप बताइए।